कभी आपने सुना है क्या कि क्या कभी कोई नेता किसी दूसरे नेता को गाइड करता हो कि यार कि तुम इस तरह से काम करो तो तुम्हारे को पार्टी में बड़ा ऊंचा ओहदा मिल जाएगा, ऊंचा पद मिल जाएगा। कभी किसी आईएएस अफसर को आपने देखा होगा कि जो दूसरे आईएएस अफसर की कोई वो मदद करता हो कि यार कि तुम इस तरह से करो ताकि तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। कभी किसी शोरूम वाले को आपने देखा है कि यार के जस्ट उसके बगल में मेरे शोरूम खोल ले ताकि अच्छी लोकेशन है, तेरा शोरूम बड़ा चलेगा। कभी हमने किसी मंदिर के पुजारी को देखा जो कि अपने जूनियर पुजारी को यह सारी चीजें सिखा दे पूजा करने की विधियां, क्योंकि उसको भी मंदिर का प्रधान पुजारी बना रहना पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा है जहां पर आपका हर एक कमिटेड अपलाइन दिल से चाहता है कि आप उससे आगे बढ़े। आरसीएम बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर कमिटेड अपलाइन आपका दिल से चाहता है कि आप आगे बढ़े। स्पॉन्सर आपके बहुत कोई भी हो, लेकिन इस बिजनेस में जो लेके आता है आपको वो आपका स्पॉन्सर होता है, लेकिन आपका अपलाइन जो है कि मेंटोर है जो कि आपको पग पर गाइड करता है, वह हरदम आपके साथ रहता है। कई बार हो सकता है कि अपलाइन जिन्होंने आपको बिजनेस में लेके आए वो इस बिजनेस में नहीं हो, लेकिन जो आपका मेंटोर है वो हमेशा आपके साथ रहता है। और आरसीएम बिजनेस इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है जिसमें हर सच्चा लीडर, हर सच्चा अपलाइन आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और आज के इस प्रोग्राम से मेरा ऐसा मानना है कि हम एक ऐसा परिवार बनाने पे काम करें, एक ऐसा माहौल बनाएं जो आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में आपस की जो बाउंडिंग है इस तरह की बाउंडिंग रहे कि भविष्य में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग की अगर ग्रोथ, जो कि हम डाटा देखते हैं कि अत्री जी ने बताया था कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से इस इंडस्ट्रीज में महिलाओं की भागीदारी है। 2065 तक, 2025-30 तक 65,000 करोड़ का टर्नओवर होना है। तो जब भी ग्रोथ की बात आए तो उसमें यहाँ बैठे हुए लोग हैं उन सारी की सभी की ग्रोथ हो और वो सभी है जो है कि अपनी टीम में नंबर 1 काम करें और उनकी टीम जो है नंबर 1 हो। और इसके लिए हमारे को करना क्या है कि देखिए कि जब हमारे को ग्रोथ करनी है, नंबर 1 बनना है, तो एक ब्राजील में एक फुटबॉल का प्लेयर था पेलोजे। तो जब भी उसका जो कोच था, वो कोच जब भी पोलोजे पोलोजो जब भी फील्ड में जाता था, ग्राउंड में जाता था, तो उसका कोच बार बार उसको बोलता था कि पहले ये फुटबॉल है, पहले ये फुटबॉल है। तो जो पहले जो कि इतना नेशनल प्लेयर था उसने कभी फुटबॉल नहीं देखी, लेकिन बार बार कोच उसको याद दिलाता था कि ये फुटबॉल है। यानी कि उसका तात्पर्य यह था कि उसके पैर जमीन से जुड़े रहे। और जब भी आपका बिजनेस ग्रो हो या बिजनेस बढ़े, चाहे बिजनेस कम हो चाहे कुछ भी हो, तो इसका मतलब बैक टू बेसिक, यानी कि बैक टू बेसिक। अगर हमारे को जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है तो आप बेसिक को कभी नहीं भूलना, हमारी जड़ों को कभी नहीं भूलना, हमें बैक टू बेसिक। तो ये बैक टू बेसिक पे हमारे को आना है। और मुझे लगता है कि हमारे जो सारे लोग जो हैं कि बेसिक पे खूब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और लगभग मैं आपसे 45 मिनट से बात करूंगा। 45 मिनट में अपने दिमाग को पूरा आप खाली कर लें, खुला रखें, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें कि किस तरीके से, ताकि क्या है कि जब आपका दिमाग खाली होगा तभी मेरी बातें आपके भीतर जा पाए, आप मेरे से रिलेट कर सकें। इस तरह से मैं थोड़ा सा मेरा परिचय दे देता हूं कि नाम प्रहलाद राय और भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। ये जिससे कि आप मेरी जिंदगी से आप रिलेट कर सके कि आरसीएम बिजनेस ने मेरे जीवन में क्या जादू किया। ये मेरे पहले की जिंदगी है कि मेरा जन्म एक भिलवाड़ा के एक छोटे से गांव में हुआ, किसान परिवार में। कितने लोग हैं जो कि यहाँ किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? एक बार हैंड राइज करेंगे या लिखें कि इससे ये तो साबित होता है कि एक किसान का बेटा अगर वहां से
एक गांव से निकल के और ये बिजनेस के माध्यम से इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा। गांव में पढ़ने के बाद मैं भिलवाड़ा आया। मेरे पिताजी भिलवाड़ा मिल में काम किया करते थे। जब क्लास 10th में मैं पढ़ रहा था तो एक दिन पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको जॉब से रिजाइन देना पड़ा। और जॉब से रिजाइन देने के बाद में परिवार में सबसे बड़ा मैं था, परिवार का जिम्मा मेरे पे आ गया। भिलवाड़ा जो है कि एक टेक्सटाइल का हब है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है कपड़ा बनाने की। तो मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगा। शुरू शुरू में झाड़ू पोछा लगाता था, धीरे धीरे फिर ग्रेडिंग में काम करना सीखा। ग्रेडिंग में कपड़े समेटना सीखता था, कपड़ा काटना, ये करते करते, लेकिन जब भी व्यक्ति देखे कि गांव से जब शहर में आता है तो उसके मन में कुछ कुछ होता है कि यार कि शहर की चकाचौंध को देख के, शहर की गाड़ियां देख के, शहर के मकानों को देख के, शहर की बिल्डिंगों को देख के, शहर के लोगों की लाइफस्टाइल को देख के, तो ऐसा मेरा मन में भी होता था कि मैं कुछ न कुछ करूं। पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कहते नहीं कि आदमी सोचता जैसा होता नहीं है। मेरी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन क्लास 10th के बाद मुझे जॉब करना पड़ा। फैक्ट्री में काम काम पे लग गया। पढ़ने की इच्छा थी तो मैंने ग्रेजुएशन जो है कि धीरे धीरे प्राइवेट मैंने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद में कि एक हर व्यक्ति का सपना होता है कि सरकारी नौकरी लगे, तो मेरा भी सपना था कि मैं सरकारी नौकरी जाऊं, लेकिन लगूं। लेकिन पढ़ने में मैं इतना ज्यादा होशियार नहीं था। मेरे अगर 10th की बात करूं तो 3rd डिवीजन विद ग्रेस पास हुआ था। हायर सेकेंडरी की बात करूं तो मैं 2nd डिवीजन पास हुआ था। ग्रेजुएशन मैंने की 2nd डिवीजन से। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद कि एक लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करने गया मैं कोटा। और जब लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करने कोटा गया था तो कोटा में जो एक बुजुर्ग से प्रिंसिपल थे जो कि हमारे कॉलेज के, उस प्रिंसिपल की एक बात ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। जानना चाहेंगे क्या थी वो बात? प्रिंसिपल ने जो बात कही थी कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति 40 से 45 साल की एज के बाद में नया पंगा नहीं ले सकता। 40 से 45 साल की एज के बाद में नया पंगा नहीं ले सकता। उसके पीछे उन्होंने जो लॉजिक दिए, पहला लॉजिक उनका था कि एक व्यक्ति 40-45 साल की एज तक जो है कि उसके परिवार में उसके पिताजी या उसके घर में कोई जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो परिवार में रहते हैं, तो सोशल लाइबिलिटीज, क्योंकि भारतीय जो प्राणी है वो एक सोशल लाइबिलिटीज वाला है कि मामा के, चाचा के, ताऊ के, बुआ के, बहन के कोई शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो तो उसको आना जाना पड़ता है। तो 40 साल 45 साल की एज से पहले उसके परिवार में जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो सोशल लाइबिलिटी को निभा लेते हैं, तो उसका सोशल लाइबिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा उन्होंने रीजन दिया कि 40-45 साल की एज के बाद में जब शादी हो जाती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी लाइफ, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, परिवार का जिम्मा उस पर आ जाता है। और तीसरी उन्होंने बात की थी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम होती है और उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति 40 से 45 साल की एज के बाद में पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि 40-45 साल की एज बाद में उसकी लाइफ सोशल लाइबिलिटी बढ़ जाती है, पारिवारिक लाइबिलिटी बढ़ जाती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन 40-45 साल की एज के बाद में व्यक्ति काम नहीं करता। जो उसने 40-45 साल की एज तक जो अपनी ब्रांड इमेज बनाई वो ब्रांड काम करती है, बिल काम करने लगते हैं। और इस बात ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। जब मैं वापस आया भिलवाड़ा ग्रेजुएशन करके, वो डिग्री करके, तो मैं केसी छाबड़ा जी से मिला। केसी छाबड़ा जी से मिला और केसी छाबड़ा जी से मैंने बात की कि पैसा मुझे वापस काम करना है, मेरी नौकरी लगनी है कहीं। तो उन्होंने एक बात कही, प्रहलाद कैंची पकड़ेगा या कलम? कैंची इसलिए क्योंकि पहले मैं कपड़े काटने का काम करता था, और कलम इसलिए कि जब तक मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली थी प्राइवेट, तो उन्होंने कहा यार कि अकाउंटिंग का कुछ काम कर लेगा।
मैंने एक बात कही, वैसा ना मुझे कैंची पकड़नी और ना कलम। ये क्यों कही? क्योंकि जब उस जो लाइब्रेरियन के डिप्लोमा के तहत जो प्रिंसिपल की बात है, वहां से मेरे को कुछ सीख मिली। क्योंकि जिस कैंची कपड़ा काटने का जो मैं काम कर रहा था उस समय, ये बात है सन 90 की, 1990 में मैं लगभग जो मेरे को इनकम मिल जाती थी, कमा लेता था मैं लगभग करीब 2500-3000 रुपए, करीब 3000 रुपए के आसपास कमा लेता था। क्योंकि एक महीने में दिन तो 30 होते थे, लेकिन मैं 64 हाजिरी, 65 हाजिरी, 68 हाजिरी तक के पैसे उठाता था डे नाइट काम करके। लेकिन मैंने समझ लिया कि इस इंडस्ट्री जहां मैं काम कर रहा हूं, जिस लाइन में, इस लाइन में मेरे को इससे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो मैंने जब वापस आके मैंने बात कही, तो मैंने कहा साहब, ना कैंची पकड़नी है ना मुझे कलम पकड़नी है, मेरे को मार्केटिंग में लगना है। तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग में तू जीरो है, मार्केटिंग में तुम जीरो हो, मार्केटिंग में तुम्हारे को कुछ भी नहीं आता। और अगर मार्केटिंग में काम करना है तो तुम्हारे को 900 रुपये देंगे, जहां तू 3000 रुपये काम कर रहा है। 3000 रुपये से काम करने के बाद में अगर 3000 रुपये से अलावा भी अगर तुम कुछ काम करते हो तो क्या होगा? तो मैंने उनसे बात कही कि कोई बात नहीं, आप मेरे को 900 रुपये भी दीजिए आप, लेकिन मैं इस पे मैं काम कर लूंगा, मैं इसमें काम कर लूंगा। क्योंकि मुझे मेरे में अगर कुव्वत होगी, अगर मेरे में काबिलियत होगी, तो मैं आपसे तनख्वाह में ऑटोमेटिक बढ़वा लूंगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है। और इस तरीके से मैंने मार्केटिंग में शुरू किया। पहले महीने काम किया, दूसरे महीने काम किया, तीसरे महीने जाके मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया कि भाई साहब मेरी तनख्वाह बढ़ाइए। और इस तरीके से मैं हर महीने मेरी वहां से तनख्वाह बढ़ा। यानी कि इससे क्या मैसेज है कि जिस दिन आपको अपनी काबिलियत पे अगर विश्वास है, तो आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां आप जो है कि हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और हमेशा कामयाब हो जाओगे। लेकिन अपने पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। फिर मैंने काम किया, और काम करते करते ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, पहले महीने काम किया। पहले महीने की मेरी इनकम आई थी 546 रुपए। दूसरे महीने की इनकम आई थी मेरी लगभग 4500-5000 रुपए। तीसरे महीने इनकम आई 6000 रुपए। चौथे महीने इनकम आई 13000 रुपए। जो ही 13000 रुपए की इनकम आई, तो जिस कंपनी में मैं मार्केटिंग की पोस्ट पे था, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे था, तो वहां से बोला गया कि या तो नौकरी करेगा या आरसीएम। और मेरा परिवार का बैकग्राउंड बहुत सॉलिड था, तो मैंने क्या चुना होगा, नौकरी या आरसीएम? बिल्कुल सही। मैंने जब बात कही थी आरसीएम की, तो मैंने कहा वैसा मैं आरसीएम करूंगा। लेकिन बात क्या थी कि आरसीएम करने के लिए जब मैं चुना, तो क्या है कि संयोग से जिस कंपनी में मैं काम करता था, यहीं से आरसीएम की शुरुआत हुई थी। तो मैं आरसीएम के साथ जब बात कही, तो जो ही बड़े भाई साहब गए थे टीसी सर के पास, और टीसी सर को बात कही कि देख कि मार्केटिंग जो देखते थे टीसी सर, और मैं देखता था मार्केटिंग में, तो कहा कि तुम भी इधर कर रहे हो और ये भी अगर इधर आ जाएगा तो पीछे मार्केटिंग कौन देखेगा? तो टीसी सर ने बात कही कि प्रहलाद, कि तुम्हारे को मार्केटिंग में करना है। और ये मेरा एक मोरली बाउंडेशन भी बनता है, मोरली ड्यूटी भी बनती है कि जिस कंपनी में मैं एक हेल्पर के रूप में लगा था, उसी कंपनी में मैं हेल्पर से लेकर मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंचा। तो मेरा मोरली ड्यूटी भी बनती है कि जब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे को ये नौकरी पे, यानी कि इधर मार्केटिंग पे ध्यान देना है, तो मुझे मार्केटिंग पे ध्यान देना था। और इस तरीके से करते करते मेरे को करीब 2-3 महीने, 5-6 महीने किया। और 6 महीने बाद जब इंक्रीमेंट का मौका आता, तो मेरे इंक्रीमेंट नहीं लगा। तो मैंने कहा वैसा इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा रहे हो? तो कहा यार तेरे को आरसीएम से भी इनकम आती है। मैंने कहा आरसीएम में तो आपने मना कर दिया, तो मैं आरसीएम नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि देख ले भैया, कि देख हम तो इंक्रीमेंट तो नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने नौकरी से रिजाइन दे दिया। और नौकरी से रिजाइन देख के मैं कपड़े की एजेंसी करने लग गया। क्योंकि अब आरसीएम से मैं क्यों नेगेटिव हो गया? क्योंकि जिस समय मेरा चलता हुआ बिजनेस को मेरे को भाई साहब ने बोला कि तेरे को नौकरी करना है, और जब 6 महीने 8 महीने बाद जब आप लोगों को ज्वाइन करा के 6 महीने 8 महीने तक उनको अगर संभालोगे नहीं, उसकी नर्सिंग नहीं करोगे, उनसे टच में नहीं रहोगे, तो सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। वो सारे के सारे लोग काम करना बंद कर देंगे। जब उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो मेरे मन में नेगेटिविटी आ गई कि यार, कि उस समय शुरुआत के टाइम में सिर्फ एक प्रोडक्ट था पैंट पीस, और पैंट पीस का प्रोडक्ट था, तो मैं लोगों को जाके कैसे बात करें।
तो उन लोगों के पास जब गया तो उन्होंने कहा यार कि नहीं चलेगा, तो मैंने भी कपड़े की एजेंसी शुरू कर ली। 6 महीने तक मैंने कपड़े की एजेंसी की और 6 महीने में मैंने एजेंसी में लगभग करीब 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचा। 1.5 करोड़ का कपड़ा बेचने के बाद में फिर वही हैंड टू माउथ की सिचुएशन आ गई। तो मैंने वापस सिचुएशन कुछ इतनी बुरी हो गई कि यार कि भिलवाड़ा में रहना, मकान का किराया, राशन के खर्चे, इसकी भी मोहताज हो गए। तो मैंने एक दिन ऐसे जब स्टेट बिल्कुल विपरीत हो गई तो मैं 5-6 दिन के लिए गांव चला गया बाइक उठा के। जब गांव गया, गांव से मैंने कहा यार कि क्या करना चाहिए, बिल्कुल एकांत में रहकर सोचा। मैंने कहा व्यक्ति के पास जब भी 2 बुरे रास्ते हो तो जो कम बुरा हो रास्ता उसको हम चुनते हैं, और मैंने भी वही चुना। मैंने कहा कि एजेंसी कर रहे हैं, एजेंसी में बड़ा अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी सेल है, पैसा आएगा, लेकिन एजेंसी का पैसा भी 1.5 साल बाद मिलता है। लेकिन परिवार को चलाने बढ़ाने के लिए रोज मकान का किराया चाहिए, रोज सब्जी का पैसा चाहिए, रोज दूध का पैसा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें। तो मैंने फिर कहा यार वापस नौकरी ज्वाइन कर लो। अब नौकरी ज्वाइन करें तो नौकरी कहाँ करें, क्योंकि कपड़े की फैक्ट्री में जिस समय वहां से नौकरी छोड़ी थी तो उन्होंने भाई साहब ने एक बात कही थी कि यार कपड़े की मार्केटिंग में कहीं जॉब मत करना। तो मैंने कहा क्या करें, जिस चीज में, जिस सेक्टर में या जिस विषय के हम बापू है वहां तो नौकरी करनी नहीं, तो हम क्या करें। तो मैंने टीसी सर को वापस फोन लगाया कि भाई साहब ये बात है 28 अक्टूबर 2001 की, फ्राइडे था उस दिन। 28 अक्टूबर 2001 को मैंने फोन लगाया, और फोन लगा के मैंने भाई साहब से बात की कि भाई साहब मुझे 28 अक्टूबर 2002 28 अक्टूबर 2000 फोन लगाया। भाई साहब ने कहा यार ठीक है, तेरे को किसने मना किया, कल से आ जा। और मैंने 29 अक्टूबर 2002 को मैंने वापस नौकरी ज्वाइन की आरसीएम बिजनेस, फैशन शूटिंग में। और नौकरी ज्वाइन करके मैंने काम करने शुरू लगा। पहले जिस दिन नौकरी ज्वाइन की उसी दिन मैंने जाके भाई साहब से 20,000 रुपए एडवांस लिए, क्योंकि घर में किराना के राशन के पैसे देने थे, चुकाने थे। इस तरीके से करता रहा। 2 महीने 3 महीने में निकले, और 2-3 महीने बाद मैंने भाई साहब से एक बात कही थी कि भाई साहब देखिए कि आप, मुझे पता नहीं कि आप मेरी तनख्वाह कितनी लगाएंगे, लेकिन मुझे पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस करने की परमिशन दें आप, मैं पार्ट टाइम ही बिजनेस करूंगा। और मैंने पार्ट टाइम बिजनेस करना शुरू किया। अब बिजनेस करना शुरू किया तो जिन लोगों को मैंने ज्वाइन कराया उन सारे लोगों को मैंने कॉल किया, सारे लोगों से जाके मिला, तो उन्होंने कहा कि बिजनेस नहीं चलता है, यहाँ बिजनेस नहीं चलेगा। उस समय सिर्फ पैंट पीस था, और मेरे परिचित जितने भी लोगों को अगर मैं जाके बात करूं तो उस समय सिर्फ पैंट पीस था। मेरे परिचित जो रिश्तेदार मिलने जुलने वाले लोग वो सारे धोती पहनते थे, उनको जाके तो मैं पैंटे पहनाने से रहा। अब पैंटे पहनाने से तो रहा, तो मैंने जाके क्या करें। और इस तरीके से करते करते मेरे सेल्स के जितने भी सारे लोग थे वो सारे लोग जो है कि इस बिजनेस में पहले ज्वाइन हो गए थे। लेकिन उसमें से एक लड़का मुकेश गिरी गोस्वामी जो ज्वाइन नहीं हुआ था, मैंने मुकेश गिरी गोस्वामी को ज्वाइन करवाया और उससे बात करना शुरू किया कि यार कि तुम कुछ करो, तुम्हारी लिस्टें हो तो कहीं निकालो। तो उसने कहा मेरी भी कहीं लिस्टें नहीं है। और फिर उसके ध्यान में आया कि मेरा एक व्यक्ति है जो कि लखनऊ में है, जेपी गिरी। मैंने कहा जेपी गिरी को इनवाइट कर, उनसे बात करते हैं। किसी तरीके से हमने दोनों मिलके एक व्यक्ति को जयपुर की एनिवर्सरी में उनको लेके आए, लखनऊ से जेपी गिरी को। और लखनऊ से जब जेपी गिरी जी आए, या फर्स्ट एनिवर्सरी बिरला ऑडिटोरियम में अटेंड की, सेकंड एनिवर्सरी, और वो एनिवर्सरी का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जेपी गिरी जी ने कहा कि यस ये बिजनेस मैं करूंगा। उसको भिलवाड़ा लेके आया और 6 किटें देके और रवाना किया। और वहां से फिर जेपी गिरी जी ने केलकटा गए, और केलकटा में उनका एक दोस्त था मुकेश यादव, जिसको बोला कि यार तुम्हारे कभी रेलवे में ड्राइवर था, तो यार तुम कभी भी हावड़ा या सियालदा तुम्हारी ड्यूटी लगे तो मेरे को लेके जाना। हावड़ा सियालदा की ड्यूटी में वो उसको लेके जाते हैं, रास्ते में उसको प्लान दिखाते हैं, उसको भी ज्वाइन करते हैं। और केलकटा में जाके उन्होंने साहनी जी को और कई सारे लोगों को ज्वाइन करवाया। इससे मैसेज क्या है कि अगर आपकी लिस्टें नहीं हो, पहली बात तो जब मेरा बिजनेस जो है कि जब जीरो हो गया तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सेकंड ग्रुप नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप जब तक आप लगे रहेंगे, लगन से लगे रहेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। दूसरा मैसेज आता है कि एक व्यक्ति जो हम मीटिंगों में हम बिठाने की हम बात करते हैं, मैंने एक व्यक्ति को बड़े प्रोग्राम में एनिवर्सरी में मैंने बिठाया। आज जेपी गिरी जी भले काम नहीं करे, लेकिन जेपी गिरी जी के माध्यम से जो लोग मुझे बंगाल में मिले, कैलकाटा में मैंने उन लोगों को ज्वाइन कराया, उन लोगों के माध्यम से आज मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा मैं लेवल पे पहुंच पाया सिर्फ उस एक व्यक्ति की वजह से। तो हमें एक एक प्रोग्राम की तैयारी जो है कि हमारे को कैसे करनी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। अगर आपकी टीम में अगर एक व्यक्ति भी अगर कोई कमिटेड मिल जाता है तो उससे आप अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। और इस तरीके से मैंने करना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे मैं करता रहा। और मैं डायरेक्ट सेलिंग का एक अपवाद भी हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का अपवाद किस तरीके से
कि कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग मीटिंग बोलना पड़ता है, मीटिंगें लेनी पड़ती है या करना पड़ता है, लेकिन मैं पहली बार स्टेज पे जब गया उस समय मेरी स्टार रूबी था। मैं पहली बार स्टेज पे मैं तब गया जब मैं स्टार रूबी बन गया था। जब कंपनी की 5th एनिवर्सरी का प्रोग्राम था, उस एनिवर्सरी के 5th एनुअल प्रोग्राम में जब सूरत के अंदर जब ये लिस्ट निकाल रहे थे कि स्टार रूबी में प्रहलाद राय मेघवंशी, ये कौन है प्रहलाद राय मेघवंशी, तब मुझे स्टेज पे बुलाया। और स्टेज पे जब बुलाया तो मैं बोल नहीं पा रहा था, कुछ पसीना पसीना हो रहा था, पूरा एकदम से जबान नहीं खुल रही थी, जैसे कि पूरा ऐसा लगता है कि आपका पूरा एक 440 वोल्ट का से करंट लगता है, उस तरीके से पूरी बॉडी जबान नहीं खुल रही थी। और जब स्टेज पे पहली बार बुलाया तो मेरे जबान से सिर्फ एक ही बात निकली थी कि एक व्यक्ति, एक आम आदमी साधारण जीवन में जो कि 30 साल में कमाता है, आरसीएम मात्र उसे 3 साल में देता है। एक साधारण सा आदमी जो कि 30 साल में कमाता है, वो आरसीएम बिजनेस उसको 3 साल में देता है, चाहे फिर उसमें पैसा हो, मान सम्मान हो, शोहरत हो, सब कुछ जो कि आरसीएम बिजनेस 3 साल में दे देता है। लेकिन फर्क एक ही है कि आपको उस काम में, किसी भी काम में, जिस काम में आप 10,000 घंटे काम करोगे, उस 10,000 घंटे में आप उस सेक्टर के आप बापू बन जाओगे, उस सेक्टर के आप बापू बन जाओगे। और मैंने जब आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम किया, लगता है सबको ऐसा, लेकिन 4.5 साल तक मैं मात्र एवरेज 1 से 2 घंटे सोता था। 4.5 साल तक एक तरह से मैं सोया ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, लाइफ का। और लोगों से जब मैं बात करने की टीम में, जब लोगों से मैं बात करता, टोटल मैंने बिजनेस फोन पे खड़ा किया और लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात बोलता था कि रात, आप बोलते हैं कि यार कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मेरे से फोन पे बात करना, रात को 9 बजे बात कर, हमारे मन में आता है कि यार लोग सो गए होंगे, अब क्या बात करना, हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से बोलता था, क्योंकि सुबह पहले तो शाम को 8-9 बजे तक तो मैं ड्यूटी पे होता था, सुबह पहले 9 से 8-9 बजे ड्यूटी पे चला जाता था। तो मैं लोगों को बोलता था कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मेरे से फोन पे बात करें। और मैं रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लोगों से फोन पे बात करता था मैं। और मेरे जो, जहां मैं किराए के मकान में रहता था, लोग मुझे पागल समझते थे कि ये न तो खुद सोता है, और सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में कंबल ओढ़ के ऊपर छत पे बैठ के बात करता था, क्योंकि नीचे अगर बात करें तो लोग जो है कि लोगों की नींद डिस्टर्ब होती। ऊपर गर्मियों के अंदर भी मैं ऊपर रोड पे घूमता हुआ बातें करता था। लगभग ये समझिए कि मेरे 4.5 साल तक मेरा रूटीन था कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक लोगों से बात करना। और कई सारे लोगों को, लोग मेरे से दुखी थे भी थे, परेशान भी थे, घर वाले भी, जो कई सारे ऐसे लोग जो गए, यार ये कौन है ऐसा बंदा जो कि न तो रात भर सोता है, ना हमारे को सोने देता है। और लोगों से सिर्फ एक ही बात करता था कि आप जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन कराओ, उस व्यक्ति को मेरे नंबर दे दो कि रात को 9 बजे बाद मेरे से कॉल करे। और जब वो रात को 9 बजे बाद उसका कॉल आता तो उनको जो अपलाइन नंबर देते थे, मैंने कहा यार मेरी अभी इस एक व्यक्ति से बात चल रही है, उसको बोलिए कि मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं उसको कॉल करूंगा, वो जगह हुआ रहे या फोन अपने पास में रख के सो जाए। तो ऐसा ही होता था, कभी रात को 12 बजे कॉल को लोगों को उठा रहा हूँ, कभी 4 बजे उठा रहा हूँ, कभी 5 बजे उठा रहा हूँ, कभी 6 बजे उठा रहा हूँ, सबके ऐसे नियम थे। और जब इससे क्या है कि आपने देखा होगा कि गाड़ी में जब आप एफएम चला, बहुत सारे लोग को लगता होगा कि यार कि रात को कौन लोग सो रहे, रात को ऐसे कौन लोग बात करेंगे। लेकिन देखिए कि पूरे ब्रह्मांड में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गाड़ी में जब आप चलाते हैं तो एक एफएम पे गाना चल रहा है, वो गाना पसंद नहीं तो आप क्या करते हैं, दूसरा गाना लगाते हैं, दूसरा गाना लगाते हैं जो आपको पसंद है। तो इसी तरीके से आप जब अगर इस तरह से रात में मैं बात करता था तो बहुत सारे लोगों से ऐसे चैलेंज होता था, लेकिन धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड में, जैसे कि जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी से जिन लोगों की मिलान हो रहा है, वैसे लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक मिलने लगेंगे आपको, जो कि रात को भी आपके फोन को उठा लेंगे, रात को भी बात कर लेंगे, रात को भी कुछ कर लेंगे। और इस तरीके से मैंने धीरे 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 जब स्टार रूबी बना, और जब पहली बार स्टेज पे गया, तब मैंने स्टार रूबी बनने के बाद मैंने नौकरी को छोड़ा और मैंने फुल टाइम बिजनेस करना शुरू किया। और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने कई ऐसी चीजें सीखी जो कि मैं थोड़ा सा आपको, मैं वापस स्क्रीन शेयर करके मैं आपको पूरा बताना चाहता हूं कि मैंने ये देखिए कि ये मेरा घर है, जहाँ घर के बाहर मेरी बहन की शादी का ये फोटो है। और ये जो कि बीसी सर अधिकांश से दिखाते रहते हैं ये पिक्चर, ये मेरी बहन की शादी का, मैं मेरे पास ये इस तरह से मेरा ये फोटो है, मेरी बहन है।
और उसके बाद जब मैं क्लास में पढ़ता था तो यहाँ मैं छोटे छोटे, आपने ये देखा होगा कि ये मेरे भाई के शादी में, और ये एक मेरा बच्चे का जो बर्थडे का फोटो है। और ये जो देखिए कि ये मुकेश मेरे साथ में था, ये मेरी बिटिया जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, ये जो बेटा है मेरा ये भी अभी इस दुनिया में नहीं है, जो कि जीवन में ऐसे कई तरह के संघर्ष आए। लेकिन ये आप ये 1999 की फोटो है कि जो कि आप मुकेश और हम जब यहाँ मार्केटिंग में जो बात करते थे, हम साथ काम करते थे, तो उस समय का ये फोटो है। और ये जब मैंने आरसीएम बिजनेस में आया, बिजनेस को करना शुरू किया, तो उस मकान के बाद मैंने ऐसा कच्चा सा मकान बनाया और उस मकान पे मैंने विजन लिखा कि आरसीएम बिजनेस से मेरा एक बड़ा आने वाले टाइम में एक बड़ा सा यह बनेगा। तो मैंने यह मकान पे भी देखे कि आरसीएम इस तरह से लिखा, और आज उसकी जगह पे ये जो मेरा घर था, यहाँ से आज मेरा जो यहाँ गांव में, जो कि अभी मैं रहता नहीं हूँ, लेकिन गांव में अभी मेरा यह मकान है, और इसकी हर खिड़की पे, हर इस पे आरसीएम का जो पुराना लोगो है, ये पुराना लोगो लगा हुआ है कि ये इस तरह से गांव में मेरा ये मकान बनाया मैंने। और ये एक ये लोगो लगा रखा। और इसके बाद धीरे धीरे जब वो नहीं रहा तो बच्चे ऐसे कई तरह के चले जाए। और ये पहली जब एनिवर्सरी में मैं गया था, तो क्योंकि स्टेज पे बड़ा इमोशनल रहता था, तो ये टीसी सर का मुझे सानिध्य, जैसे कि उन्होंने ये रहा, ये कलकत्ता का इंडोर स्टेडियम का, ये कि इस बिजनेस से क्या क्या मिलता है आपको। और पहली मैंने गाड़ी इस बिजनेस से अल्टो खरीदी थी, और वो अल्टो का भी जब मैं खरीदी थी तो मैं बाहर था, लेकिन ये अल्टो के मेरी पत्नी के इन्होंने जाके मुहूर्त करवा के लाया, ये अल्टो का खरीदी थी। फिर हमने धीरे धीरे इस बिजनेस में मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं कहीं माउंट आबू गए, और इस बिजनेस से अभी जो कि मेरा ये फार्म हाउस है, जहाँ की मेरा लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का एक वहाँ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और वहाँ लगभग करीब ये है क्योंकि। और ये मेरे जो कि बिजनेस में जो कि यहाँ घर पे डिस्प्ले वाल जो लगाते हैं, कि डिस्प्ले वाल अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए। और ये अभी जो मेरी 2 बच्चे, एक बड़ी बच्ची और एक बड़ा बेटा है, जो कि किसी ट्रेजेडी में एक्सपायर हो गए, लेकिन अभी हम एक बेटा, एक बेटी और एक पत्नी, ये 4 परिवार फैमिली है। और इस बिजनेस के माध्यम से अमिताभ बच्चन जी से भी मिलने का मौका मिला। तो ये बिजनेस आपके जीवन में कहाँ से क्या बदल सकता है आपका। लेकिन बात वही है कि जब हम इस बिजनेस में हम टिके रह जाए हैं, कुछ करने लग जाए। क्योंकि आगे अगर मैं कोई बात करूं ट्रेनिंग की या कुछ भी इस तरह से, तो देखिए क्या है कि हम मानते हैं कि ये बिजनेस, मानते हैं, हम जानते हैं कि ये बिजनेस दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है, लेकिन हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा आगे और बात करें या शर्मा जी? 45 मिनट हो गए लगभग, 1:50 हो गया सर। समय है सर, कीजिए सर, समय है सर, कीजिए सर, कीजिए। समय है, आप आराम से बात कीजिएगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि आरसीएम नंबर 1 है, लेकिन जानते हैं, लेकिन क्या हम इसको मानते हैं या नहीं? क्योंकि कोई भी चीजों को जानने से नहीं होता, उन चीजों को मानने से होता है, कि हम अगर जब मानेंगे तभी जाके हम ये नंबर बनेंगे। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, और बात के कुछ लोग जो है कि 50,000 से 1 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, कुछ लोग जो है कि 5 लाख से 10 लाख सालाना कमाते हैं, कुछ लोग जो है कि 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हैं, और कुछ 1 करोड़ से 5 करोड़ कमाते हैं, कुछ 10 करोड़ से 50 करोड़ कमाते हैं, और कुछ 100 से 200 करोड़ भी कमाते हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि हमें बड़ा सोचना होगा। जब तक हम बड़ा नहीं सोच, देखिए कि ये बात कोई मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ से हैं, आप अमीर परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, आपके पिता आप नौकरी करने वाले उस फैमिली, उस बैकग्राउंड से पड़ता है, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं। इस बिजनेस में वो पोटेंशियल है कि बिजनेस जो कि आप पाना चाहते हो, वो सारी चीजों को अगर आप जो सोचते हो उसको सारा आप हासिल कर सकते हो। तो हमें बड़ा सोचना होगा। और जब हम कहते हैं कि जब हमारे लक्ष्य बड़े, हमारे ड्रीम और हमारे गोल ही अगर हमारे छोटे होंगे, तो हमारे को क्या है कि उपलब्धियां भी कभी बड़ी नहीं आ सकती। तो हमारे को क्या है कि हमेशा बड़ा सोचना होगा। जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे, जब तक कुछ होगा नहीं। ये सारा खेल क्या है कि दिमाग का है, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे दिमाग में है कि बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस नहीं चलेगा। हमारे दिमाग में है कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मुझे लोग मिल रहे हैं, मेरा सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ होगा। तो सारा खेल दिमाग का है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब हम दुनिया में देखें कि यूं समझे कि 99% या 95% लोग जो है
कि जो हम कहते हैं उसको नहीं सुनना चाहते हैं, वो जो सुनना चाहते हैं उसी बात को सुनते हैं। तो ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए कि मेरे दिमाग में जब मैंने कहा यार मेरे सारे लोग तो धोती पहनने वाले, मेरे सारे लोग तो जो है कि ये करने कर, लेकिन दिमाग क्या चला यार कहाँ से कैसे कैसे बिजनेस करना है। तो मैंने एक एक व्यक्ति की लिस्ट मैंने कहते हैं ना कि अपने जो बेसिक में होता है कि 6 बेसिक में मेक लिस्ट ड्रीम एंड प्रॉस्पर। तो मैंने मेरी लिस्टें बनाई, मेरी सारी लिस्टें फेल हो गई, क्योंकि सारे लोग जो है कि धोती पहनने वाले लोग वो पैंट शर्ट ये पहनेंगे नहीं। तो मैंने क्या किया कि मुकेश गिरी गोस्वामी को उसको पकड़ा, उसने लिस्ट बनाया, तो उसकी लिस्ट में से एक जेपी गिरी जी मिला। जेपी गिरी की लिस्ट से फिर मैंने क्या है कि आगे बढ़ना शुरू किया, उसके लिस्ट से कैलकाटा में बिजनेस हो गया। तो मैंने वहां से सारा शुरू, क्योंकि मुझे बिजनेस करने का मेरा मैं क्या था कि बिजनेस चलेगा, बिजनेस काम करेगा। तो अपने लक्ष्य बड़े बनाइए, और जब आप लक्ष्य बड़े बनाते हैं तो अगर कुछ होता है तो फाइंड योर मिस्टेक, आप क्या गलती कर रहे हैं अपने आप का अवलोकन करिए आप। क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की गलतियां ठीक लगती है, लेकिन हमें कभी भी अपनी गलतियां हमारे को ठीक से नजर समझ में नहीं आती है। तो हमें अपनी गलतियों को ढूंढना है, और जब हम हमारी गलतियों को ढूंढ करके उनको ठीक करने पर करेंगे, तो हमारे इस बिजनेस में जब हम बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं, कहता होता है कि बिजनेस को पहले बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना होता है, और उसमें से फिर कुछ लोगों को सेलेक्ट करना होता है। उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना होता है कि मुझे 5 लोगों के साथ 10 लोगों के साथ मुझे जो है कि इनको बिल्ड करना है। ये बिजनेस लोगों को बिल्ड करने का नहीं कि बिजनेस को बिल्ड करने का है। तो जब हम लोगों को बिल्ड करते हैं, लोगों को चुनते हैं, लोगों को बिल्ड करके, लोगों को सिलेक्शन करके, जिनकी और हमारी फ्रिक्वेंसी ठीक मिलती हो, जिनकी विचारधारा और उसकी विचारधारा हमारी ठीक मिलती हो, उन लोगों को साथ में हम उनको सेलेक्ट करके जब हम काम करते हैं, तो जब हम काम करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, जैसे कि हमें कई तरह के जो कि 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, या हमारे को मीटिंग का सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम को बिल्ड करना। जब मैंने कलकत्ता में बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं लगभग हर महीने में वहां 5 दिन 7 दिन में जाता था, 5 दिन 7 दिन जाता था। और लगभग 2 साल 2.5 साल जाने के बाद में जब वहां मीटिंग सिस्टम मैंने खड़ा कर दिया, मंथली मीटिंग सेमिनार खड़ा कर दिया, तो सीधा मैं 2 साल 2.5 साल बाद गया कलकत्ता से बिजनेस। बिहार भी गया, उड़ीसा भी गया, झारखंड भी गया, कई शहरों गया, कई राज्यों में भी गया। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ तक कलकत्ता में मैं खड़ा कर रहा हूँ, आप बिहार में जाके आप काम करिए, उड़ीसा में जाके आप काम करिए। उड़ीसा में मैं लगभग 5-7 साल बाद गया, बिहार में मैं लगभग 7 साल बाद गया, क्योंकि मैंने सिस्टम को बिल्ड करने पर काम किया। आप किस गति से जब आप काम करते हैं तो आप किस गति से चल रहे हैं ये आपके ऊपर, क्योंकि आप अगर आप पैदल की गति से, क्योंकि बिजनेस जो है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी जो है कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। अगर आप पैदल चलते हैं तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा नहीं चल सकते हैं आप, और अगर आप साइकिल से चलते हैं तो 1 घंटे में आप 15 किलोमीटर से ज्यादा आप नहीं चल सकते हैं। लेकिन यही अगर आप मोटरसाइकिल से चलते हैं तो 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर की स्पीड से आप चल सकते हैं, और कार से चल रहे हैं तो 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर की गति से आप चल सकते हैं। अगर ट्रेन से चलते हैं तो आप 120 किलोमीटर की गति से चल सकते हैं, एरोप्लेन से चलते हैं तो लगभग 700-800 किलोमीटर की गति से चल सकते हैं, और ये सैटेलाइट के अगर उससे जाते हैं तो 27,580 की स्पीड से किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम चल सकते हैं। और यही अगर हम रॉकेट से जाएं तो 29,000 किलोमीटर की पर घंटे की स्पीड से हम चल सकते हैं। तो ये देखिए कि इस बिजनेस में हम किस गति से हम चल रहे हैं, ये तय आपको करना है कि हम कौन सी गति से चल रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है। कहते हैं कि हमारा लीडर्स का जो काम है कि वो माहौल बनाना, मोमेंटम क्रिएट करना। तो हम मोमेंटम क्रिएट के लिए हमारी स्पीड क्या है ये आप चेक कर ले, क्योंकि आपकी स्पीड ही आपके बिजनेस की स्पीड को निर्धारित करती है। हम जानते हैं कि यहाँ पर लोगों को बिल्ड करना है, कि लोगों के साथ लोगों को बिल्ड करना नहीं कि लोगों को यूज करना है। जब हम बिजनेस पर फोकस करते हैं तो हम दूसरे लोगों को अचीवमेंट पे काम करते हैं। कहते हैं कि बनो वाइटल बनाओ वाइटल। हम लोगों को भी किसी को, जब हम बिजनेस पर फोकस होते हैं तो हम दूसरे नीचे यार कि मुझे ये टीम के अंदर इसको बिगनर निकालना, इसको स्टार्टर निकालना, इसको ओपनर निकालना, इसको ईगल निकालना, इसको है ना, इसको रनर निकालना, इसको विनर पे लाना, इसकी स्टार पिन अचीव करवानी, इसकी रोयल्टी की पिन अचीव करवानी। हम डेप्थ में जाके एक एक लोगों के ऊपर फोकस करते हैं और कहते हैं कि हमारा देने का भाव होना चाहिए। आपकी एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बैंक के भीतर आप इस बिजनेस को कौन से भाव से कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताओ कि एक बैंक के अंदर 4 कैश के काउंटर थे। एक कैश काउंटर पे खूब भीड़ पड़ रही थी, बाकी के 3 काउंटर खाली थे। तो बैंक का मैनेजर ने कांच में से देखा यार कि एक काउंटर पे भीड़ पड़ रही है, बाकी के 3 काउंटर खाली है। तो उस लाइन में लगे हुए लोगों को जाके बैंक का मैनेजर बोलता है कि यार ये बाकी के काउंटर खाली, आप इनसे कैश विड्रॉल करवा लीजिए। तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैश जो है कि इसी काउंटर से विड्रॉल करेंगे। ये बात उसको बैंक मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आई।
तो उसने लोगों से पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि जब हम इस काउंटर से हम पैसा लेके जाते हैं तो हमारे काम, जिस मकसद के लिए हम पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, वो हमारा मकसद पूरा होता है। तो बैंक मैनेजर ने उस कैशियर से जाके पूछा, अवलोकन किया, तो उसने कहा यार मेरे बैंक में इतने सारे लोग हैं लेकिन सिर्फ यही एक जो काउंटर पर बैठा हुआ कैशियर है, 1 नंबर काउंटर पे, इस कैशियर के पास कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं ले रखा इसने। बाकी सारे लोगों ने पर्सनल लोन ले रखे, बाइक के लोन ले रखे, गाड़ी के लोन ले रखे और मकान के लोन ले रखे, लेकिन इस व्यक्ति के पास कोई लोन नहीं है। वो मैनेजर उससे जाके पूछता है कि तुम ऐसा क्या करते हो? उसने कहा कि मेरे पास जब भी कोई केस के विड्रॉल के लिए आता है तो जब टोकन लेके आता है, मैं उस टोकन को हाथ में लेता हूँ और देखता हूँ और 1 मिनट की प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, ये जिस काम के लिए पैसा लेके जा रहा है ये इसका काम पूरा हो। वो इस भाव से पैसा देता, भाव से जब पैसा देता है तो उन लोगों के जो है कि काम पूरे होते हैं। तो आप भी जब इस बिजनेस पे फोकस करते हो तो आप किस भाव से आप काम करते हो? देखिए कि काम करना अलग बात है और उसके आपके भाव का होना अलग बात है। जब तक आपके पास लोगों को डेवलप करने का भाव नहीं होगा, लोगों को अचीवमेंट पे ले जाने का भाव नहीं होगा, जब तक आपके बिजनेस में कभी भी बड़ा अचीवमेंट नहीं आएगा। तो जब हम बिजनेस पे फोकस करते हैं तो हम लोगों के अचीवमेंट पे काम करते हैं, और जो लोग खुद पे फोकस करते हैं वो सिर्फ अपने अचीवमेंट पर ही अटक जाते हैं, उनके साथ लोग नहीं होते हैं। आज भी अगर जैसे किसी को 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया, लेकिन उसके साथ में अगर बात करें तो 20 लोग साथ नहीं है, 20 लोगों से उनके रिलेशन ठीक नहीं है, 20 लोग उनके साथ में जाके खड़े नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने, जिन्होंने सिर्फ अपने आप पे फोकस किया वो हमेशा आगे अकेले हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमेशा हमारे को सेल्फ मोटिवेट रहता है, हमें दूसरों का इंतजार नहीं करना है, हमें सेल्फ मोटिवेट रहना है। और कई बार हमारे को कोई दूसरा अपलाइन मोटिवेट करेगा, कोई दूसरा मोटिवेट करेगा तो ही हम आएगा, नहीं तो नहीं आता। हम क्या है कि फील्ड में तभी काम करते हैं कि यार कोई अपलाइन आके मोटिवेट करे, कोई मीटिंग से हमारे को मोटिवेट हो, तभी जाके हम फील्ड में काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो ये बिजनेस जो है, क्योंकि बिजनेस कहते हैं कि यार खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, तो हम जब खुद के मालिक है तो हमें मालिक की तरह सोचना पड़ेगा, मालिक की तरह काम करना पड़ेगा, नहीं कि हमारे को कोई अपलाइन आके मोटिवेट करे तब होगा। हम जो है कि आखिरी तारीख के दिनों में, बाकी दिनों में हम आराम करते हैं और आखिरी दिनों में हम लगे हुए रहते हैं। तो ये जो अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, आज मीटिंग में संख्या की भी क्लोजिंग की वजह से कम है, लेकिन इस क्लोजिंग के नहीं, हमारे को आखिरी दिन, हर दिन आखिरी दिन हो, इस तरह से हमारे को क्लोजिंग करें। जो कि अभी कंसिस्टेंसी का ऑफर चल रहा है, जो कि अभी विजय दिवस का जो ऑफर चल रहा है, इस विजय दिवस के ऑफर में आप बनाओ वाइटल लोगों को कंसिस्टेंसी लाने पे हमें बड़ी तैयारी करनी है और इस पे बड़ा काम करना है। और इस बिजनेस को मैं क्यों करना, देखिए कि मैं जाता हूँ फील्ड में, साहब मुझे ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए जिससे कि मुझे कामयाबी मिल जाए, या ऐसा कुछ दीजिए कि मेरा अचीवमेंट आ जाए, ऐसा कुछ दीजिए कि जिससे मेरा बिजनेस कुछ बड़ा हो जाए। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस में, ये बिजनेस क्या है, ये इस बिजनेस को हम कैसे करें, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि इस बिजनेस को मुझे करना क्यों है। जिस दिन आपका वही क्लियर हो जाए, अपने क्लियर विजन को आप तैयारी कर लीजिए कि आपका क्लियर विजन क्या है, कि आपका उद्देश्य, कहते हैं कि क्लियर देख लीजिए कि मुझे इस बिजनेस को मुझे क्यों करना है। और जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो वो वाई जो पेड़ लगेगा, बीज बनेगा वो, और उस बीज के अंदर खाद, पानी, हवा, ये सारी चीजें मिलेगी, जो कि मीटिंग, सेमिनार, बुक्स, अपलाइन की काउंसलिंग, अपलाइन के साथ संगत, ये सारी चीजें मिलेगी। तो बीज जो है कि एकदम बड़ा हो जाएगा और आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी, खाद, पानी, हवा ये चाहिए, तभी जाके वो बीज से पेड़ बनता है। तो इस बिजनेस में भी अगर आपको कामयाब होना है तो आपको मीटिंग, सिस्टम, सेमिनार, अपलाइन और इन सारों के साथ में आपको सामंजस्य बनाइए ताकि आप बड़ा हो जाइए और सिस्टम को फॉलो करिए।